नमस्कार दोस्तों, आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी पर गहराई से चर्चा करेंगे जिसने न केवल अपनी ताकत और वीरता के लिए बल्कि अपनी नैतिकता और सच्चाई के प्रति समर्पण के लिए भी दुनिया भर के दिलों में अपनी जगह बनाई है। वह कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और सच्चाई की कहानी है। तो चलिए हम इस महानायक की जीवनी को विस्तार से जानते हैं। अगर इस वीडियो में आप सभी की तरफ से अच्छा प्यार मिले तो हम आगे इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को आपके सामने लाते रहेंगे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। कैप्टन अमेरिका का असली नाम स्टीव रॉजर्स है। उनका जन्म 4 जुलाई 1918 को न्यूयॉर्क सिटी के लोअर ईस्ट साइड में हुआ था। स्टीव का बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता। उनके पिता, जो प्रथम विश्व युद्ध में सेवा करते हुए मारे गए थे, और उनकी माँ एक नर्स थी जिनकी भी बाद में मृत्यु हो गई। स्टीव का स्वास्थ्य बचपन से ही बहुत कमजोर था और वह हमेशा बीमार रहते थे। उनके पास एक पतला दुबला शरीर था जो उनकी कमजोरी को दर्शाता था, लेकिन उनका दिल बहुत मजबूत था। स्टीव बचपन से ही एक साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उनके पास एक मजबूत नैतिकता थी और वह हमेशा सही के लिए खड़े होते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त बकी बार्न्स के साथ कई चुनौतियों का सामना किया और हमेशा अपने दोस्त का साथ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध और सुपर सोल्जर प्रोग्राम। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो स्टीव ने सेना में भर्ती होने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी शारीरिक कमजोरियों के कारण उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन उनकी देशभक्ति और साहस को देखते हुए उन्हें एक गोपनीय सैन्य प्रोग्राम, सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुना गया। इस प्रोग्राम का संचालन डॉ. एब्राहम एयरस्काइन कर रहे थे, जिन्होंने एक विशेष सीरम तैयार किया था जो सामान्य मनुष्य को एक सुपर सोल्जर में बदल सकता था। स्टीव रॉजर्स को इस प्रोग्राम के लिए चुना गया और इस सीरम का प्रयोग उन पर किया गया। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप स्टीव एक शक्तिशाली और मजबूत सुपर सोल्जर में बदल गए। उनका शरीर अब सामान्य मनुष्यों से बहुत अधिक ताकतवर, तेज और सहनशील था। इसके बाद वह कैप्टन अमेरिका के नाम से प्रसिद्ध हुए। कैप्टन अमेरिका के रूप में पहली मिशन। कैप्टन अमेरिका का पहला मिशन हाइड्रा संगठन और उनके खतरनाक नेता रेड स्कल के खिलाफ था। हाइड्रा एक खतरनाक वैज्ञानिक संगठन था जो टेसरैक्ट की शक्ति का उपयोग कर दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। कैप्टन अमेरिका ने अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर हाइड्रा की योजनाओं को नष्ट किया। रेड स्कल, जो एक नाजी वैज्ञानिक था, उसने भी सुपर सोल्जर सीरम का उपयोग किया था, लेकिन उसके शरीर ने इस सीरम को अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया और उसे रेड स्कल नाम मिला। रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका के बीच कई संघर्ष हुए, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने हमेशा अपने नैतिकता और साहस के साथ लड़ाई लड़ी। कैप्टन अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर द हॉलिंग कमांडोज नामक एक विशेष इकाई का नेतृत्व किया। इस इकाई में बकी बार्न्स, ड्यूम डुगन, गैब्रियल जोन्स, जिम मॉर्लिटा, जैक बॉन्स और पिंटो शामिल थे। उन्होंने कई खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया और हाइड्रा के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शील्ड और वाइब्रेनियम। कैप्टन अमेरिका का शील्ड वाइब्रेनियम से बना है, जो एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली धातु है। यह शील्ड न केवल उसे दुश्मनों के हमलों से बचाता है, बल्कि वह इसे एक हथियार के रूप में भी उपयोग करता है। यह शील्ड उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। बर्फ में जम जाना और पुनर्जागरण। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कैप्टन अमेरिका एक मिशन के दौरान आर्कटिक में गिर गया और बर्फ में जम गया। वह कई दशकों तक गायब रहे और माना गया कि वह मर चुके हैं, लेकिन उनकी किस्मत ने एक अलग मोड़ लिया। स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन यानी शील्ड नामक संगठन ने एक दिन आर्कटिक में बर्फ के नीचे एक अज्ञात वस्तु का पता लगाया। जब उन्हें यह वस्तु मिली तो उन्होंने पाया कि यह कैप्टन अमेरिका है, जो बर्फ में जमने के बावजूद जीवित था। शील्ड ने स्टीव रॉजर्स को आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करके पुनर्जीवित किया। वह एक ऐसी दुनिया में जागे जो उनके लिए पूरी तरह से बदल चुकी थी। लगभग 70 साल बीत चुके थे और दुनिया अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। स्टीव ने खुद को एक अलग समय और संस्कृति में पाया, जहाँ पुरानी यादें धुंधली हो चुकी थीं और नए तकनीकी आविष्कार हो चुके थे। उन्हें अपने पुराने दोस्तों और अपने प्यार पेगी कार्टर को पीछे छोड़ना पड़ा था और उन्हें यह समझने में समय लगा कि इस नई दुनिया में उनका स्थान क्या है। स्टीव ने शील्ड के निदेशक निक फ्यूरी के मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया। निक फ्यूरी ने स्टीव को वर्तमान समय की चुनौतियों से अवगत कराया और उन्हें एक नई टीम का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। स्टीव ने नए सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया और धीरे धीरे आधुनिक समय की चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाया। उन्होंने महसूस किया कि यद्यपि समय बदल गया है, लेकिन उनके आदर्श और नैतिकताएं अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अवेंजर्स का गठन। कैप्टन अमेरिका का आधुनिक समय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अवेंजर्स टीम का गठन। जब लोकी, थोर के भाई, ने पृथ्वी पर हमला किया और टेसरैक्ट की शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, तो निक फ्यूरी ने स्टीव और अन्य सुपर हीरोज को एक साथ लाकर अवेंजर्स का गठन किया। इस टीम में आयरन मैन, थोर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई शामिल थे। अवेंजर्स ने मिलकर न्यूयॉर्क में एक महाकाव्य लड़ाई लड़ी, जहां उन्होंने लोकी और उसकी चितौरी सेना का सामना किया। इस लड़ाई में कैप्टन अमेरिका ने अपनी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल का परिचय दिया। उन्होंने टीम को संगठित रखा और उन्हें लड़ाई में मार्गदर्शन दिया। अंततः अवेंजर्स ने लोकी को हराकर न्यूयॉर्क और पूरी दुनिया को बचा लिया। आधुनिक समय की चुनौतियां।
कैप्टन अमेरिका ने आधुनिक समय में कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने शील्ड के भीतर की गुप्त साजिशों और हाइड्रा के उभरते खतरों का पर्दाफाश किया। कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर में उन्होंने अपने पुराने दोस्त बकी बार्न्स का सामना किया, जो अब हाइड्रा द्वारा ब्रेन वॉश करके विंटर सोल्जर बन चुका था। इस संघर्ष में स्टीव ने अपने दोस्त को बचाने और हाइड्रा की साजिशों को नष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। कैप्टन अमेरिका एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ते हैं। जब उल्ट्रॉन नामक खतरनाक रोबोट संकट में आ जाता है, कैप्टन अमेरिका ने अपनी टीम के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथियों को नेतृत्व किया, प्रेरित किया और उन्हें एक साथ खड़े होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। कैप्टन अमेरिका की नेतृत्व में उन्होंने अपने साथियों को न बस शारीरिक रूप से बल्कि मानवता और नैतिक मूल्यों के साथ भी लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ा। इस तरह कैप्टन अमेरिका एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक सच्चे नायक के रूप में उभरते हैं, जो न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी लड़ते हैं। एज ऑफ अल्ट्रॉन के समय कैप्टन अमेरिका के साथ एक घटना ऐसा भी होता है जिसके कारण आगे जाकर कैप्टन अमेरिका के लिए दर्शकों के दिल में और भी प्यार बढ़ जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। दरअसल थॉर, जो एक एसगार्डियन गॉड है, ऐसा माना जाता है कि उसके हथियार म्योलनियर को उठाने के लिए उसके काबिल होना जरूरी था। इसके लिए कुछ सुपर हीरो ने कोशिश तो की उसे उठाने में, लेकिन नाकाम रहे। हमारे कैप्टन अमेरिका ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी उस समय म्योलनियर को उठा ना पाए। थॉर ने कहा था कि जो भी म्योलनियर को उठाएगा उसके अंदर थॉर यानी गॉड ऑफ थंडर की शक्ति आ जाएगी। और आगे जाकर एंड गेम में कैप्टन ने वो कारनामा भी कर दिखाया, जिसे हम आगे देखेंगे। सिविल वॉर, मित्रों के बीच संघर्ष। सरकार ने सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट सोकोविया अकॉर्ड्स लागू करने का फैसला किया। यह कानून सुपर हीरो गतिविधियों को नियंत्रित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। टोनी स्टार्क, जो अतीत में अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई तबाही से प्रभावित था, इस कानून का समर्थन कर रहा था। वहीं स्टीव रॉजर्स ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के खिलाफ माना और इसका विरोध किया। सोकोविया अकॉर्ड्स पर हुए इस मतभेद ने अवेंजर्स टीम को विभाजित कर दिया। एक तरफ टोनी स्टार्क और उसके समर्थक थे, जो अकॉर्ड्स के पक्ष में थे, और दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स और उसके समर्थक थे, जो इसके खिलाफ थे। इस मतभेद ने अंततः एक बड़े संघर्ष को जन्म दिया, जिसे सिविल वॉर के नाम से जाना गया। इस युद्ध के दौरान कई पुराने दोस्तों और सहयोगियों के बीच संघर्ष हुआ। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच की लड़ाई सबसे यादगार रही। इस संघर्ष ने न केवल अवेंजर्स को विभाजित किया, बल्कि उनके व्यक्तिगत संबंधों में भी दरारें पैदा कर दी। सिविल वॉर के दौरान स्टीव का मुख्य उद्देश्य अपने पुराने दोस्त बकी बार्न्स, जो अब विंटर सोल्जर के नाम से जाना जाता था, उसको बचाना था। बकी हाइड्रा द्वारा ब्रेन वॉश किया गया था और उसने कई हत्याएं की थी, लेकिन स्टीव को विश्वास था कि बकी के अंदर अभी भी अच्छाई बची है। इस विश्वास ने स्टीव को कई जोखिम उठाने पर मजबूर किया। सिविल वॉर का अंत स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क के बीच एक भावनात्मक और भयंकर लड़ाई के साथ हुआ। अंततः स्टीव ने अपने शील्ड को छोड़ दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह अब उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है जो टोनी के पिता हॉवर्ड स्टार्क ने बनाया था। स्टीव और उसके समर्थकों को भगोड़ों के रूप में देखा गया और उन्हें छुपकर रहना पड़ा। सिविल वॉर के बाद स्टीव और उसके समर्थकों ने गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया और दुनिया को खतरों से बचाने की कोशिश जारी रखी। इस दौरान स्टीव ने अपनी पहचान छुपाकर काम किया और किसी भी आधिकारिक संगठन से दूरी बनाए रखी। थानोस का उदय और इन्फिनिटी वॉर। थानोस, जो इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके आधे ब्रह्मांड को नष्ट करने की योजना बना रहा था, उसने एक बार फिर अवेंजर्स को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। वैसे आपको बता दें कि थानोस के जीवन से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलती है, जिन्हें हम किसी और वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम कैप्टन अमेरिका के जीवनी की चर्चा कर रहे हैं। स्टीव और उसके साथियों ने थानोस का सामना करने के लिए अपना गुप्त जीवन छोड़ दिया और अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स और उनके सहयोगियों ने थानोस को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन थानोस ने अंततः सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर लिया और अपनी योजना को अंजाम दिया, जिससे आधे ब्रह्मांड की आबादी गायब हो गई। इस घटना ने सभी को गहरे दुख और निराशा में डाल दिया। एंड गेम, समय यात्रा और अंतिम संघर्ष। एवेंजर्स एंड गेम में बचे हुए अवेंजर्स ने थानोस को हराने और उसकी तबाही को उलटने के लिए एक आखिरी प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने समय यात्रा का सहारा लिया और अतीत में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और अपने पुराने संघर्षों का भी सामना किया। अंतिम बलिदान। एंड गेम के अंतिम संघर्ष में अवेंजर्स ने थानोस की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा आया कि थानोस अकेले ही एवेंजर्स पर भारी पड़ रहा था और लगभग एवेंजर्स को हरा ही दिया था। तभी कैप्टन अमेरिका थॉर के म्योलनियर को उठा लेता है और उसके अंदर थोर जैसी शक्ति आ जाती है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका थानोस की जमकर धुनाई करता है। अंत में इस लड़ाई में टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने इन्फिनिटी स्टोन्स का उपयोग करके थानोस और उसकी सेना को नष्ट कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी जान गंवा दी। स्टीव रॉजर्स ने अपने पुराने दोस्त और सहयोगी के इस बलिदान को गहरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। लड़ाई के बाद स्टीव ने इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके सही समय और स्थान पर वापस रखने का जिम्मा उठाया। इस समय यात्रा के दौरान स्टीव ने यह निर्णय लिया कि वह अपना
बचा हुआ जीवन पेगी कार्टर के साथ बिताएगा। उसने समय यात्रा करके 1940 के दशक में वापस जाकर पेगी के साथ एक सामान्य और खुशहाल जीवन बिताया। स्टीव रॉजर्स ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वर्तमान में वापस आकर सैम विल्सन को अपने शील्ड और कैप्टन अमेरिका की पहचान सौंपी। स्टीव का यह निर्णय एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था और सैम को नए कैप्टन अमेरिका के रूप में दुनिया की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा। कैप्टन अमेरिका की विरासत केवल उनकी ताकत और वीरता में नहीं है, बल्कि उनकी नैतिकता, ईमानदारी और न्याय के प्रति उनके अडिग समर्पण में है। स्टीव रॉजर्स ने हमेशा सही के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी नैतिकता से कभी समझौता नहीं किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि दिल और आत्मा की ताकत में होती है। कैप्टन अमेरिका ने एमसीयू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कहानी न केवल एक महानायक की कहानी है, बल्कि एक इंसान की भी है जो अपनी कमजोरियों और सीमाओं के बावजूद हमेशा सही के लिए खड़ा रहा। उनके चरित्र ने एमसीयू की फिल्मों में नैतिकता और न्याय की गहरी परिभाषा को प्रस्तुत किया है। कैप्टन अमेरिका की यात्रा को विभिन्न एमसीयू फिल्मों में दर्शाया गया है, जिन्हें हम एक एक करके किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह थी कैप्टन अमेरिका की विस्तृत जीवनी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखें। धन्यवाद।